ताजा। नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। आज पहली खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में पोषण माह का आगाज कर दिया है। दूसरी खबर में बात होगी सिंगरौली की एक ऐसे शिक्षक की जो कोरोना काल में भी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। तीसरी खबर में हम बताएंगे नरसिंहपुर के एक युवा का आविष्कार कैसे किसानों के लिए वरदान बन गया है। चौथी खबर काला पीपल से होगी जहां किसानों को जख्मों पर मरहम की आस है। पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो मध्य प्रदेश सरकार आए दिन जन हितैषी कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए शिवराज सरकार पूरे सप्ताह भर लोगों को सौगात देगी। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध वितरण कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है। इसके साथ ही करीब 1,10,000 लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सीएम शिवराज ने आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध वितरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ प्रदेश के 601 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण भी किया। वहीं सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1,10,000 लाडली लक्ष्मियों को योजना का लाभ भी हस्तांतरित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कुपोषित बच्चों की माताओं के साथ जरूरी संवाद भी किया और उनकी परेशानियों का आकलन भी किया। इस मौके पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी भी मौजूद रहीं। पूजा यादव है। पूजा, नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है आपको? हाँ। बेटी, कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। अच्छा, बेटा है कि बेटी? बेटा। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? अच्छा, 1 साल। 1 साल का बेटा है। हाँ। कैसा है बेटा? अच्छा है? कुपोषित तो नहीं है? है सर। अच्छा, उसका कभी वजन किया था क्या? हाँ, वजन किया था 7 किलो, 7.5 किलो वजन है अभी। मतलब जितना औसत वजन होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। हाँ। ये क्या जन्म से ही ऐसा है बेटी या बाद में कुपोषित हुआ? बाद में हो गया। अच्छा, जन्म के समय ठीक था। हाँ। अब आप क्या कर रहे हैं कुपोषण दूर करने के लिए? खाना पीना अच्छे से खिलाते हैं उसे, ये कर सकते हैं घर पर। घर पे अच्छे से खिलाते हैं? हाँ। और आंगनबाड़ी में भी भेजते हैं क्या? हाँ, आंगनवाड़ी में भेजते हैं। वहां कुछ मिलता है बच्चे को खाने के लिए? हाँ, मिलता है, पैकेट मिलते हैं और खिचड़ी। अच्छा, रेडी टू ईट वाले पैकेट मिलते हैं। हाँ। आंगनबाड़ी के वो पैकेट समय पे मिल जाते हैं आपको? हाँ, समय पे मिलते हैं। कौन देता है? वो देती है। फिर पैकेट का क्या करते हैं आप? सही में खिलाते हैं या पटक देते हैं? खिलाते हैं। कई बहनें खिचड़ी बना देते हैं। पैकेट लेके कई बार रख देती, खिलाती नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं खिलाते हैं। उसको खिलाना जरूर पड़ेगा। उसके बच्चे का अपना टीकाकरण हो गया क्या? जो टीका लगते हैं? टीकाकरण लग गए, एक रह गया है बस। अच्छा, एक रह गया है। कितने लग गए? 3 लग गए, एक रह गया 9 महीने वाला। तो वो भी समय पे लगवा लीजिए। हाँ। मैं पूजा बहन के साथ साथ सभी बहनों को ये कह रहा हूं जो मेरी आवाज सुन रही है कि बच्चों का टीकाकरण समय पर जरूर करवाएं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और सहायिकाएं और विभाग लगातार इस बात का प्रयास करता है। उस पर हमको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर हमने टीकाकरण करवा दिया तो कई तरह की बीमारियों से और दिक्कतों से हमारा बेटा या हमारी बेटी बच पाएंगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में लोगों को सौगात के साथ साथ खास तौर पर जो महिलाएं हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्यान दिया। कुछ आंगनबाड़ियों का नवीन आंगनबाड़ियों का लोकार्पण हुआ, तो कुपोषित बच्चों की मांओं से भी संपर्क किया, बात की खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और ये भी समझने की कोशिश की कि आगे बच्चे को तंदुरुस्त करने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आंगनबाड़ी में बैठे हुए लोग और खुद माएं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर उस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुपोषित बच्चों के लिए हर बार संवेदनशील रहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सीधे तौर पर इसे ही शुभ कार्य माना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और जिस जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। कल से इसकी शुरुआत हुई सप्ताह की, और इसके साथ ही आज पोषण महोत्सव, इसकी जो पंचलाइन है पारुल जी, वो है अपना पोषण अपने हाथ, सुपोषित प्रदेश बनाएंगे सरकार के साथ। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम इसके तहत, क्योंकि मध्य प्रदेश के माथे पर जो कुपोषण का दाग लगा हुआ था, उस दाग को मिटाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। तो अब सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद ही संवेदनशील तरीके से सब आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं होती है उनसे भी सीधा संवाद किया। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनसे भी संवाद किया और उनसे पूछा कि आखिरकार दिक्कतें क्या होती हैं, परेशानियां क्या होती है, क्या उनको पोषण आहार वक्त पर नहीं मिल पाता, क्या आंगनबाड़ी में जो सरकारों की द्वारा व्यवस्था की जा रही है वो ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीधे माताओं से ही सवाल कर लिए और उनसे जो सुझाव मिले हैं उस पर अब आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश का जो पोषण आहार बच्चों तक पहुंचाने का जो तरीका है उसमें भी हम देखेंगे बदलाव होगा। इसके साथ ही जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो लड़कियां थी उनको छात्रवृत्ति वितरण का भी आज कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही अंडे को लेकर जो एक सियासत गरमाई होती थी वो पूरा दौर खत्म हो चुका है। आज सुगंधित दूध बच्चों को पिलाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद संवेदनशील तरीके से मध्य प्रदेश से कुपोषण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कुपोषण को खत्म करने के तमाम प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे भी महत्वपूर्ण कार्य में ही शामिल किया। और क्यों ना हो, जनता से जुड़ा हुआ ये कार्य, मध्य प्रदेश के शिशुओं से जुड़ा हुआ ये कार्य है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये कार्य है, और अगर किसी तरह की भी सुविधाएं मिलें या फिर फायदा हो और कुपोषण खत्म कर पाए मध्य प्रदेश, तो इससे बड़ा तोहफा क्या होगा मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो खुद भी देश के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को लेकर भी जोर दिया। तमाम वो योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिट लिस्ट में हैं, जिससे जनहित के काम होते हैं, जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए काम होते हैं, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के अंदर अपने कर्तव्यों को पूरा करने की लगन हो तो वो हर खतरा उठा सकता है, जिसका एक उदाहरण सिंगरौली जिले के विंध्यनगर के पास स्थित शाहपुरा शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक शरद पांडे ने दिया। कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है, सभी स्कूल बंद पड़े हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए शिक्षक शरद पांडे ने निस्वार्थ भाव से एक अनूठा अभियान शुरू किया, जिसके तहत वो अपनी बाइक पर बोर्ड और लाउडस्पीकर लेकर गांव-गांव जाकर पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षक की इस अनोखी पहल से अभिभावक भी बेहद खुश है। इतना ही नहीं, बच्चे भी शिक्षक शरद पांडे से शिक्षा ग्रहण करते हुए काफी उत्साहित रहते हैं और जिले के लोग उनकी इस अनोखी पहल की सराहना कर रहे हैं। शिक्षक शरद पांडे बच्चों की पढ़ाई में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं का भी ध्यान रखते हैं और अपने ही वेतन से उसे पूरा भी करते हैं। यानी जो पढ़ाई से जुड़ी हुई स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ये शिक्षक अपने वेतन से इन बच्चों को देते हैं जिन्हें जरूरत होती है। वो बोर्ड से पढ़ाते हैं और अपने हमारे लिए स्टैंड लगाए और हमको स्पीकर से पढ़ाते हैं और जहाँ आवाज़ हम लोग को दूर दूर तक सुनाई देती है। और सर हमारे साथ 24 घंटा रात दिन पढ़ाते हैं और सर जो हमको नहीं बनता है वो भी बताते हैं। और मैंने पढ़ने के खातिर एक मोबाइल भी ख़रीदा और सर हमारे मोबाइल में नेट रिचार्ज सब डलवाते हैं और जो हमको नहीं बनता वो भी सर बताते हैं। और मोहल्ले ग्राउंड में सब बच्चों को इकट्ठा करवा के बुलाते हैं और अच्छी तरह से हमको पढ़ाते हैं। गाड़ी में स्टैंड लगाए होते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं, कैसे पढ़ाना है सब समझाते हैं। और मोहल्ले में नहीं जाते, ग्राउंड में पढ़ाते हैं। हम लोग को बहुत समझ आता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे हैं और इन्हीं के वजह से हम हैं, तो इनके लिए जितना कुछ हो सकता है अधिकतम
जो मेरी क्षमता काम करती है उतना करने का प्रयास करता हूँ। लॉकडाउन के कारण ये कोविड-19 की भारी समस्या की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान हो रही थी। शुरू में ही मार्च में जब लॉकडाउन घोषित हुआ, परीक्षाएं नहीं हो पाई बच्चों की, तो सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। विज्ञान चूँकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने विज्ञान मित्र क्लब। गुरु अगर ऐसे हों तो छात्र क्यों ना पढ़ें और क्यों ना आगे बढ़ें और क्यों ना देश का नाम रोशन करें। ऐसे ही गुरुओं की अगर ज़्यादा तादाद हो जाए ना मध्य प्रदेश में, तो एक गुरुओं की तस्वीर आपने वो भी देखी होगी जिसमें उनसे स्पेलिंग पूछी जाती है, पूछी उनसे स्पेलिंग कुछ और शब्द की जाती है, वो बता कुछ और देते हैं बरा। लेकिन ऐसे गुरु अगर बढ़ जाएं शरद पांडे जैसे, शरद जी जैसे, तो जाहिर है मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों को इसी वजह से भी जो खासतौर पर अभिभावक अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं। अरुण संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अरुण, शिक्षकों का ये रूप भी बताता है कि आज भी कुछ ऐसे शिक्षक देश में मौजूद है, मध्य प्रदेश में मौजूद है, जिनकी वजह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। बच्चों में पढ़ाई का जज्बा लाकर ये दिखाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का बच्चा किससे कम नहीं है। अरुण जी पारुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज जब से कोरोना लगी है, लगभग 6 से 7 महीने हो गए, सभी प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलें बंद हैं इस वैश्विक महामारी में। इसके चलते इसके तरफ से जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जिंदगी अंधकार। जी अरुण, अरुण आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो स्कूल बंद पड़े हैं, पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए शिक्षक शरद निस्वार्थ भावना से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्पीकर लगाकर ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टेशनरी भी अपनी तरफ से अपने वेतन से ही उपलब्ध कराते हैं और उनकी इस पहल को, उनके इस कदम को गांव वालों की तरफ से सराहा भी जा रहा है। हो भी क्यों ना, बच्चे जब पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ऐसे में कोरोना काल में रिस्क लेते हुए और जगह जगह खुद पहुंचकर अपनी गाड़ी से पढ़ाने का काम करना, शरद अपना पूरा योगदान दे रहे हैं इस कोरोना काल में भी कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। क्योंकि जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, 5वीं 8वीं तक के बच्चे होते हैं, उनकी नींव मजबूत करना बहुत ज़रूरी होती है कि उनकी बचपन में जो पढ़ाई हो रही है वो उनकी मजबूती से हो। अरुण हमारे साथ वापस से फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, पूरी कीजिए अपनी बात। जी मैडम, बताना चाहूंगा जब से कोरोना लगी है तब से लगातार 6 से 7 महीने से बच्चों का स्कूल बंद है और बच्चों का इस तरह अगर बंद रह गया तो बच्चों का जिंदगी जो है और पढ़ाई का बेस है जो कमजोर होता जाएगा। बिल्कुल। इसको देखते हुए एक सिंगरौली के शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक शरद पांडे उनका नाम है, जो शाहपुरा निवासी हैं। उन्होंने एक अनोखी पहल जाहिर की है। उनका ये है, लक्ष्य ये है कि गांव-गांव जाकर पढ़ाएंगे और बच्चों का जो बेस कमजोर होता जा रहा है उसमें कोई कमजोरी ना आए, ताकि बच्चों को भविष्य में पढ़ने में कोई दिक्कत न हो जाए। और इस पहल से बच्चों के माता पिता एवं बच्चे काफी खुश नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, बच्चों के माता पिता काफ़ी खुश हैं, पढ़ाई भी चल रही है, समय पर हो रही है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन कराते हुए बोर्ड लगाकर, खुद का बोर्ड लगाकर शरद ने, जो शिक्षक हैं उन्होंने स्पीकर लगाया हुआ है ताकि डिस्टेंस पे अगर बैठे और उनकी आवाज़ ना जाए तो स्पीकर भी वो लगा देते हैं साथ में कि बच्चों को पढ़ाई उनकी सही तरीके से हो सके। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इसी कहावत को चरितार्थ किया है नरसिंहपुर के एक युवा पंचम मेहरा ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। नरसिंहपुर के किसान 2 वर्षों से सुअरों के आतंक से परेशान थे। सुअर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इसी से निजात दिलाने के लिए पिपरिया, बरौदिया जैसे छोटे गांव के युवक
पंचम मेहरा ने एक तेज आवाज करने वाली देसी बंदूक बना डाली। दरअसल फसलों की बर्बादी और उस पर कोरोना का कहर से किसान वैसे ही परेशान था, ऊपर से सुअर का आतंक किसानों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ था। पिपरिया बरौदिया गांव में सुअरों के आतंक के चलते सैकड़ों एकड़ की गन्ना की फसल भी बर्बाद हो रही थी। किसानों की परेशानी को देखते हुए गांव के पंचम मेहरा ने ऐसी बंदूक बना दी जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं होती, लेकिन ये आवाज सुनते ही ये जो सुअर हैं वो तेजी से भागते हैं। इसकी खासियत यह है कि इस बंदूक की आवाज सुनकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले ये जो सुअर हैं वो भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी खेतों में नहीं ठहरते। किसान इस युवक की पहल से काफी खुश हैं। पंचम मेहरा बताते हैं, लॉकडाउन के दौरान कोई काम नहीं था, इसी दौरान विचार आया कि मुझे गाँव के किसानों के लिए कुछ करना है। मैंने प्लास्टिक के पाइप और गैस लाइटर से जुगाड़ से एक बंदूक का निर्माण किया। मेरा ये आइडिया सफल रहा। ये बंदूक महज 400 से 500 रुपए की लागत में उपलब्ध है। ये बंदूक किसानों को बाजार में आसानी से मिल रही है। इस बंदूक की मदद से किसान अपनी फसल को बचा भी रहे हैं। हमारे गांव में एक लड़का ने एक बंदूक बनाई है, वो प्लास्टिक की है और लाइटर से वह चलती है। अच्छा, उससे आवाज़ अच्छी होती है तो पशु पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं, तो किसानों को नुकसान नहीं होता खेती में, तो वहाँ से फ़ायदा है। नहीं, सुअर को भी नहीं मार सकते थे और सुअरों से बहुत नुकसान हो रहा है। गन्ना अन्ना बहुत पटक देते हुए जो खाते हैं, उड़दा वगैरह सब खा जाते हुए, तो वहाँ से नुकसान होता है ज़्यादा। ये बंदूक है जो जानवर भगाने के लिए, जंगली जो जानवर हैं और जो पशु पक्षी हैं जो अपने खेतों में आके नुकसान करते हैं, उनके लिए बनाया है। ये कुछ नहीं, बस लॉकडाउन था तो घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं था, कबाड़ में जो सामान पड़ा था, बच्चे परेशान थे, मन नहीं लग रहा था, तो जुगाड़ करके बनाया है सर। इसमें कार्बाइड डलता है, इसमें गैस बनती है और उससे जो आवाज़ आती है उससे जानवर भाग जाते हैं। इसमें बस प्लास्टिक का सामान है, वो ये लाइटर वगैरह है, ये लगभग 400-450 रुपये के खर्च में बन जाती है। गांव के खुश हैं, गांव के लोग बहुत खुश हैं और आजू बाजू के गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। डिमांड बढ़ गई होगी जी, इसकी बहुत डिमांड है। बहुत बना के दे रहे हैं हमारे गांव में। तो बंदूक ने बचाया फसलों को, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये बंदूक वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बंदूक का निर्माण हुआ, घर के कबाड़ से इस बंदूक का निर्माण कर दिया गया और अब जो जानवर हैं उन्हें भगाने के काम में ये आ रही है, क्योंकि आवाज़ से जानवर भाग जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अंशुमान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। अंशुमान, आपने पूछा इस युवक से कि आखिर ये आइडिया उन्हें आया कहाँ से, क्या देखा, यूट्यूब देखा या कोई और वीडियो देखा, कैसे बनाया? क्योंकि या तो फिर किसी तरह की पढ़ाई इन्होंने की होगी। जी पारुल, मैंने इनसे बात की और इनसे जब जानना चाहा इस आविष्कार के बारे में, तो इनका ये कहना था कि मैं जो लॉकडाउन के दौरान खाली बैठा हुआ था और ये किसानों की जो मूलभूत समस्या है, सबसे ज्यादा इस समय किसान परेशान हैं आवारा और जंगली जानवरों से, जिनसे लाखों रुपए की उनकी फसलों का नुकसान होता है। बिल्कुल। तो इनका ये कहना था कि इस समस्या के प्रति मेरा ध्यान बहुत ज्यादा जाने की वजह से मैंने इसको स्वयं से ही अपने खुद के ज्ञान से और ये आविष्कार करने के बारे में सोचा। जो भी उन्होंने किया, जैसे भी किया, लेकिन गांव वालों के लिए तो फायदेमंद साबित हुआ। अब लोगों से भी आपकी बात हुई, बाइट हमने देखी सुनी, लोग भी काफी खुश हैं कि उन्हें कम से कम इस परेशानी से तो निजात मिली, उनकी फसलें बच रही हैं। जी पारुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आसपास के सभी गांव के लोग बड़े प्रसन्न हैं इनके इस आविष्कार से, क्योंकि वो आवारा जानवरों से और जंगली जानवरों से जहां एक और अपनी फसलों का नुकसान बचा पा रहे हैं, वहीं उनकी जान और माल को भी बहुत नुकसान, इससे खतरा बना रहता है, जिससे कि ये अपने आप को बचा सकते हैं इस आविष्कार की दौर। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अंशुमान।
पहले कुदरत की मार और फिर फसलों में लगी पीला मोजैक की बीमारी ने किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर दी। किसानों ने कीटनाशक दवाओं पर हजारों रुपए पानी की तरह बहा दिया, लेकिन किसान अपनी फसल को नहीं बचा सका। अब नौबत ये आ गई है कि किसान अब अपनी खड़ी फसल पर हल चलाने के लिए मजबूर हो गया है। ये तस्वीरें शाजापुर के काला पीपल क्षेत्र की हैं, जहां एक किसान ने अपनी 3 एकड़ की फसल पर हल चला दिया। किसानों का कहना है अगर फसल की कटाई कराते तो उसकी लागत भी नहीं निकलती, इसलिए हल चलाना ही बेहतर समझा। ऐसे में किसान को सरकार से मुआवजे की आस है। किसानों का आरोप है जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, लेकिन इस संकट में अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया। और कौन से गाँव है? फ्यूजन मालवी। घर भी हमारा बेघर हो गया है, फसल हमारी सारी नष्ट हो गई है, छोरा छोरी पालना मुश्किल है हमारा, ये सारी नष्ट हो गई। ये एक दानों भी नहीं है इसमें। अच्छा। जिसके लिए हम दूसरा हर बखर चला रहा है, दूसरी फसल कहीं मिल जाएगी तो हम बो देंगे, नहीं तो सरकार से यह आस लगाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा घना सहयोग मिल जाए सरकार का, तो हमारा पालन पोषण हो जाए। हमारी फसल नष्ट होगी और बखर चला रही है, कहीं हल चला रही है, हमारा कसे भी तो पालन कर रही है साहब। अच्छा। हमारा बच्चे कसे भी तो पालेंगे, नहीं तो कोई ठीक ही नहीं हमारा। सरकार कहीं देगी तो दे देगी, नहीं तो कोई जरूरी है ही नहीं। अरे जो कहीं के सेल फास खा के बच्ची मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। और कौन से तो किसान परेशान, पहले ही कोरोना की वजह से हाल बेहाल थे इन किसानों के, और अब पीला मोजैक करके जो बीमारी फसलों को लगी है उससे और भी ज़्यादा इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। ओम प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भी ज़्यादा जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, साफ है कि जब किसान परेशान हैं और उनसे कोई मिलने तो आ ही नहीं रहा और कोई आश्वासन भी नहीं, ऐसे में जब उनकी फसल खराब है, वो कह रहे हैं कि कटाई का भी पैसा लगाएंगे तो वो भी नहीं निकलेगा, ऐसे में उन्होंने हल चला दिया। ये बहुत ही मजबूरीवश किसान ये कदम उठा रहा है कि अपनी फसल जो खराब हो रही है, पीला मोजैक बीमारी फसल को लग गई है, तो वो खड़ी फसल पर हल चला रहा है। ओम प्रकाश जी पारुल, बताना चाहूंगा कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। मोजैक जो अतिवृष्टि से जो फसल बर्बाद हुई है उसको लेके किसान इतना चिंतित है क्योंकि उसकी फसल में जो लागत लगी है, एक भी लागत का पैसा निकल नहीं रहा है। अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी बहुत मजबूर हो गया है। कहीं ना कहीं जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक, शिवराज सिंह की सरकार नई नई योजना किसानों के लिए ला रही है, दे रही, लेकिन अधिकारियों के कारण वो जो चीज उन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रही। आश्वासन के नाम पर जब सर्वे किया जाता है तो सर्वे में भी आखिरी तक कोई सर्वे का नाम नहीं दिया जाता है, कोई तहसीलदार पटवारी मौके पे नहीं पहुंचता है। किसान गुहार लगा लगा के परेशान है, आखिर कहाँ जाए वो, किससे न्याय मांगे। बिल्कुल सही। अब किसानों ने क्या सोचा है, आगे क्या करना है? उपचुनाव भी हैं प्रदेश में। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि किसानों का मन पूरी तरह शिवराज सिंह सरकार को देखते हुए रुष्ट है। कहीं ना कहीं आंख की तकतकी लगाए हुए सरकार तरफ देखते हैं। एक तरफ बीमा क्लेम की राशि आती है तो करोड़ों का भ्रष्टाचार उसमें भी शाखा प्रबंधक द्वारा पहुंचा जाता है। कुणाल चौधरी हैं, क्या वो पहुंचे? जी, अभी तक कोई कालापीपल से कोई विधायक नहीं पहुंचा वहाँ पे किसानों के बीच में। विधायक जी भी गए थे तो अतिवृष्टि हुई थी उस टाइम गए थे, लेकिन आज तक जब सर्वे चल रहा है तो वहाँ के वर्तमान नेता को पहुंचना चाहिए, अधिकारी को लेके पहुंचना चाहिए किसान के बीच में। करें क्या? उपचुनाव है प्रदेश में और काला पीपल वो सीट है ही नहीं जहां पर उपचुनाव है, तो भला इस सीट का ध्यान रखा कैसे जाएगा? इस सीट पर आने वाले किसानों का ध्यान कैसे रखा जाएगा? अभी जरूरत नहीं है इनकी जरूरत तब पड़ती है जब सत्ता के आने या जाने का समय होता है, यानी मेन इलेक्शन, आम चुनाव होते हैं, तब आती है जनप्रतिनिधियों को इन किसानों की याद। फिलहाल इन किसानों का कोई नहीं, यही समझ आता है आपकी इस खबर से? ओम प्रकाश बताना चाहूंगा कि यही समझ आ रहा है कि जहाँ उपचुनाव है सारे नेता कांग्रेस के, सारी पार्टी के, सभी दल के नेता वहीं लगे हुए हैं। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ किसानों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। क्या चल रहा है? किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। रोज एक आत्महत्या हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। एक किसान फसल बीमा को लेकर और फसल की खराब को लेकर रोज आत्महत्या हो रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन अधिकारी किसी भी नेता को लेकर किसान का हाल जानने नहीं जाते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस किसान की बात कर रहा हूँ ग्राम कोटरी की, वो अपने बच्चे को भरण पोषण करने के लिए मजबूर है, कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ये वास्तविक स्थिति है कि उसके घर में खाने के दाने नहीं है। समय बड़ा बलवान होता है ओम प्रकाश, समय आएगा इन किसानों का भी और उस वक्त
ये बहकावे में नहीं आए, इन्होंने सही सरकार को चुना, इन्होंने सही जनप्रतिनिधि को चुना जो आड़े वक्त ऐसे समय पर उनके साथ खड़ा हो तो आने वाले समय में इनका भला हो सकता है। वरना अभी इलेक्शन टाइम में तो फिलहाल देखते हैं, शायद यहाँ क्षेत्र के विधायक को इनकी याद आ जाए। कुणाल चौधरी काला पीपल से विधायक हैं, इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर डिबेट में जरूर आपको दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर रिकॉर्ड 2462 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 95,500 के पार पहुंच गई, जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना के 1800 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात सिर्फ यही है कि अब तक प्रदेश में 71,500 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं और अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 के करीब है। वहीं भोपाल में भी कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी में रोज 200 से 250 के ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं और कल तो हमने देखा 280 भी पहुंच गया था। गुरुवार को भी भोपाल में 266 नए मामले सामने आए और एक तरफ कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ इसकी रोकथाम के लिए पहले की तरह सतर्कता और पहल नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कोरोना कैसे कंट्रोल होगा। संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, तो लगता नहीं कि कोरोना कंट्रोल होगा, क्योंकि सियासी रैलियां और लोगों में कोरोना का घटता डर ये बताता है कि फिलहाल कोरोना जाने वाला नहीं है। हाँ, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जो संभलकर चलने वाली बात थी, मास्क, सैनिटाइजर, सतर्कता, अवेयरनेस, ये सब खत्म दिखाई दे रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। रिजवान बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काफी चिंता की बात है। बता दें कि 95,000 से ज्यादा मामले पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। वहीं अगर हम राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 339 मौतें अभी तक यहाँ पर हो चुकी हैं राजधानी भोपाल में, और 13,000 से ज्यादा जो है पॉजिटिव मामले अभी भी राजधानी में हैं। सबसे ज्यादा देखा ये गया अनलॉक की जब शुरुआत हुई है, जब से ही जो मार्केट में जो भीड़ भाड़ जगहों पर जो लोगों की आवाजाही शुरू हुई है, तब से ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 200-250 मामले रोज राजधानी भोपाल में नए निकल कर आ रहे हैं। जैसा गाइडलाइन दी गई थी कलेक्टर की, जिस तरह की गाइडलाइन थी, क्या नोट को जो लें तो सैनिटाइज करें, पूरे ग्लव्स पहने और दुकान के बाहर से ही पूरा सामान है, लेकिन ऐसा कुछ भी जो बाजार है उनमें देखने को नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि कोरोना के जो मामले हैं लगातार राजधानी भोपाल में और अन्य जिलों में बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो लापरवाह हो रहे आप, यानी लापरवाह हो रहा है इंसान और कोरोना भी बढ़ रहा है। ये भी आप देख ही रहे हैं, लगातार जो आंकड़े हैं उनमें वृद्धि होती जा रही है। 200-250 के पार ही आंकड़े पहुंच रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या, जो रिकवरी रेट है वो भी अब इतना नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सब अनलॉक हो चुका है और उसका फायदा आप जमकर उठा रहे हैं। लेकिन गलत ये कर रहे हैं कि फायदे के साथ साथ अपना भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जिस सतर्कता के साथ आपको बताया गया था कि जिन गाइडलाइंस का पालन करना है वो आप नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है वो भी इसकी चपेट में आ जाए। तो संभल कर रहिए, कहीं कोरोना आपको ना हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।